हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। लेसन 1 विद नोट्स के साथ। क्लास 10th का ये चैप्टर ये अमेजिंग होने वाला है। अब शुरू करते हैं चैप्टर। टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते जाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? तो मतलब इस टॉपिक से समझने से पहले आप दो परिवर्तन समझें। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उन्हें कहते हैं जिनमें किसी पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ बन जाता है तो बन जाता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे रबड़ को खींचते हैं तो बाद में तनकर वापस अपनी पूर्ण अवस्था में आती है, लेकिन दूध से दही बन जाता है तो दही से दूध बन जाता है नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन का दूसरा नाम ही रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन, संरचना, आकार आदि बदल जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दूध से दही बनना, पदार्थ का जलना, गन्ने के रस का किण्वन, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया। देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के गुण, संगठन कहते हैं, मतलब जैसे ये अभिक्रिया संगठन कहते हैं जिनके जिन संरचना के लिए। अब ये हो इसके पास जाएगा तो ये संगठन बन देगा, नहीं बन दिया। आकार मतलब छोटा सा तो बड़ा हो गया, और संरचना भी ऐसे कहते हैं। अब दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाता था तो दही से दूध थोड़ा बनता है। ऐसे ही पदार्थ का जलना, पदार्थ के जलने से राख बनती है, राख से पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही गन्ने के रस का किण्वन, गन्ने के रस का किण्वन से बनता है शराब बनती है। अब शराब से गन्ने का रस पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही श्वसन अभिक्रिया का मतलब वो नहीं है जो सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। ये उस क्रिया से संबंधित है जो हमारी कोशिकाओं में होता है, मतलब हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी क्रिया के अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन अभिक्रिया भोजन के पचने की प्रक्रिया पाचन अभिक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण एक है, मतलब ये तो उदाहरण में शारीरिक होता है। शारीरिक मतलब कि संग होता है। और जैविक रासायनिक, देखो, जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हम या इसको ऐसे कह सकते हैं, जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। मतलब एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि जिंक ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो निम्न क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। देखो, जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है Z2 और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। अब देखो, ZNOSO4 अब कैसे बनी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना। जिंक है, अब जे H है, H इसके पास गया, इसने बना लिया HO2 OH2O, और जे इसके पास गया, इसने इससे मिलकर बना लिया ZnSO4। ऐसे बना जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट जल। अब रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखने पर प्राप्त समीकरण को लिखना भूल गया। प्राप्त समीकरण को सूत्र समीकरण या रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब किसी रासायनिक समीकरण को ऐसे लिखते थे तो मतलब रासायनिक समीकरण तो भैया मान लो पता है, रासायनिक अभिक्रिया तो भैया, लेकिन हमने सूत्र के रूप में लिख दी। ये सूत्र समीकरण या रासायनिक समीकरण है, और शब्द के रूप में लिखने को शब्द समीकरण कहते हैं। अब हम ऐसे लिख दें कि जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट,
और हाइड्रोक्सी। तो हम जे ना लिख के, ऊपर की चीज़ ना लिख के और नीचे की चीज़ लिखें तो वह लंबी परियायी जमाल है। इसीलिए हम सूत्र समीकरण का प्रयोग या रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम शब्द समीकरण का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमको शॉर्ट लिखना है इसलिए। और रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण किन्हें कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब उदाहरण क्या दे रहा है अभी बताएंगे। जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमको पता है, आप लिखेंगे कैसे सूत्र रासायनिक समीकरण रूप में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। अब आप बच्चे बताओ, देखो इधर वाले को कहते हैं अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों को अभिकारक कहते हैं। सही, जैविक अभिकारक। अब जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। खाता है प्रोडक्ट, उसको ज़्यादा उत्पादन हो गया, जो उत्पादन बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो MgO, अब तुम यहाँ गिनती लगाओगे, परमाणु कहते हैं तो एक समूह के लीजिए। तो देखो जहाँ पर Mg एक है, एक Mg है, यहाँ पर भी एक Mg है, लेकिन यहाँ पर O2 मतलब 2O है और यहाँ पर O एक है, तो मतलब O की कमी है। अब जो कंकाली रासायनिक समीकरण में दोनों लंग परमाणु संख्या समान ना है, तो कंकाली रासायनिक समीकरण है। अब आगे पढ़े ऐसे समीकरण में दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों परमाणु संख्या समान नहीं होती है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब दूसरी है संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। कैसे? जैसे अब हमने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम में 2 जोड़ दी तो O2 कर दिया और इधर भी 2 जोड़ दी। आप गिनती लगाओ तो ये 2 मैग्नीशियम हो गए, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर O2 2 है, इधर भी 2 इधर लगेंगे, O2 के माने जाएंगे, ये भी इसके भी मान जाएंगे, इसके भी मान जाएंगे, तो 2 O2 भी हैं। अब इनके लग परमाणु संख्या समान है, इसलिए ये क्या संतुलित रासायनिक समीकरण है। और ऐसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं और ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आपको ये संतुलित करना नहीं आता है तो हम आपके लिए नया वीडियो बना देंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ, और एक और चीज़ कि इस चैप्टर से पढ़ने से पहले कुछ सूत्र याद होने चाहिए, तत्व और सूत्र याद होने चाहिए, उसकी वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब ये टॉपिक है, हम आपको बता ही रहे थे। अब जो टॉपिक यहाँ पर तो छोटा सा टॉपिक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको बड़े रूप में। कैसे करेंगे? देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर कर देते हैं, उचित संख्या से गुणा करके। मतलब ऐसे नहीं कि हम पौने से कर रहे हो, 2.5 से कर रहे हो, ऐसे संख्या से गुणा नहीं करेंगे। उचित संख्या मतलब पूरी संख्या, पूर्णांक संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको जो मर्जी है उससे गुणा करो, लेकिन आप 2.5 पौने जिनसे भाग नहीं कर सकते। देखो अब हम आपको उदाहरण दें, एक लिखिए Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। जो कंकाली कौन सा समीकरण आप पहले पहचाने। देखो पहले तो संख्या बराबर करेंगे तो प्रमाण पड़ जाएगी कैसे समीकरण, किस प्रकार के समीकरण है। यहाँ Mg एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ O2 2 है, लेकिन वो एक है यहाँ पर। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, पहले डब्बा बनाइए एग्जाम ने समझने के लिए, मन में इधर भी डब्बा बनाइए और पूरे डब्बा बनाइए। अब डब्बा बनाने के बाद क्या करने, देखो इनकी इधर भी गुणा कर सकते हैं, इधर गुणा कर सकते हैं, उच्च संख्या से गुणा करनी। देखो ऐसे जहाँ पर
दो टू है, यहाँ दो करने के लिए हम यहाँ तो कर ना सकते, दो गड़बड़ हो जाएगी। हम जहाँ कर सकते तो हम जहाँ दो कर ले, कितने कर ले, दो कर ले। अब दो कर ले तो हम O2 को समार रहे थे, तो O2 समार के लिए मैग्नीशियम में करें। अब मैग्नीशियम दो कैसे कर पूरे, मैग्नीशियम को जहाँ दो कर दो। अब मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बन के आई, 2Mg + O2 एक तीर 2MgO। ऐसे ही एक समीकरण और ले लो आप, तो बस करने पर है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस PbO + O2 + O2। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, जिसको संतुलित करने में कुछ नहीं, हमने क्या कहा। अब आप डिब्बा बनाए, पहले डिब्बा। अब आप ये समझ लें कि इन डिब्बों में करंट बह रहा है, अगर हाथ लगाया तो जल जाएगा। आगे से लगा, ये दरवाजा है, यहाँ से आप घुस सकते हैं, हम इधर क्यों तो घुसेंगे। तो आप ये बताओ, पहले कैसे समीकरण को समझ लें। PV एक है, यहाँ पर भी PV एक है, और कुछ सिस्टम PV है नहीं। आप उगने इधर कहते हैं, एक दो, वो 1 3 2 है, 3 और 2 5, और जहाँ कहते हैं ये 3 है, नीचे गुणा होगी तो 6 जाएंगे, 6 माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो 6 माने जाते हैं, और नाइट्रोजन 2 माने जाएंगे, इनकी इससे गुणा हो जाएगी इनसे। इधर 5 हुए, इधर 6 हुए, गड़बड़ होगी ना होगी। और N 2 है, इधर 1 है। अब सही करने के लिए कुछ नहीं करना है। अब आप ये समझो क्या गड़बड़ है, मतलब आपको ये संख्याएं लिखने पर भी पड़ती हैं। कैसे, अब देखो जहाँ 5 हुए, जहाँ सबसे गलती चल रही है, सब जे समझ चल रहा है, तो आप क्या करें, तो आप ऐसे करें। देखो जहाँ एन भी ओ को संभालें, ओ को संभालने के लिए देखो, अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, पूर्ण संख्या गुणा करना है, तो हम पहले 2 को से गुणा कर देख ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति में सबसे पहले बड़ी संख्या मतलब उत्पाद प्रोडक्ट के ऊपर ही कोई संख्या लगा कर देखना। तो जहाँ 2 लगाएंगे तो PV कितने हो जाएंगे, 2। और फिर यहाँ पर O2 घेर लेगा। अब जो जाएंगे तो अब एक बात समझो, इसकी से गुणा करी 2 N हो गई। अब इधर पे भी 2 है, इसके से गुणा करेंगे तो 4 N हो जाएंगे। अब यहाँ पर N एक ही है, 4 से गुणा कर दो 4 N करने के लिए। अब 4 N कर लेंगे। अब देखो, अब सब पहले गिन लो, O2 में पहले गिन ले, 2 PV होगी, 4 N होगी। अब संख्या गिन लो होगी, 2 कितने हो गए, 2 इधर 2 जे और 4 जे, तो 8 हो, 2 और 8 10, और 10 तो 12। अब इधर गिन लो, इन्हें गुणा करी 6, और 6 इनसे गुणा कर दी, मतलब इनकी जहाँ देखिए 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 और लगे, इनकी गुणा करी तो 12 हो, 12 हो और 12 हो बराबर हो गए, मतलब दोनों परमाणु की संख्या बराबर हो गई। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसे समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कही जाती है। और एक रिएक्शन और है, Fe + H2O डबल तीर Fe3O4 + H2। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए अगर पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। कैसे, अब कैसे जाए, अब ऐसे समीकरण में आप क्या करना है, ऐसी स्थिति में आप क्या करना है, सबसे पहले देखना कि संख्या बराबर है ना, क्या भी बताइए। देखो एक Fe है, जहाँ जहाँ 3 Fe है, कंकाली समीकरण है। और गिन लो, जहाँ H2 2 है, जहाँ H2 2 है, लेकिन O यहाँ जे यहाँ 4 है। अब आप पहले कम संख्या वाले को संतुलित करें। यहाँ से 3 लें तो हमने बॉक्स तो बनाना है, आगे पीछे गुणा कर ना सकते हैं, इतना ध्यान रखना है बस। बॉक्स बना लो पहले तो। अब हम जहाँ 3 है तो हम जहाँ 3 से गुणा करेंगे, पहले तो कम संख्या वाले को पहले शुद्ध करेंगे। अब 3 से कर रहे हैं, जहाँ 3 3 हो गए। अब H2 भी समान है, अब जी 4 है। अब इनको 4 कैसे करें, तो जहाँ तक गुणा 4 करना सकते हम, तो हम आगे कर सकते हैं। जब 4 करे 4 वो तो हो गए, लेकिन ये भी करके जो 8 हो गए। अब जहाँ 2 है, अब जहाँ बिगाड़ने की, जहाँ सही करने के लिए क्या करें, जहाँ 4 से गुणा करेंगे तब 8 जाएंगे। अब 4 से गुणा कर दिया 8 हो गए। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। अब आपसे कुछ घुमाने के लिए पूछ भी सकता है कि जो कंका ऐसे कह सकता है, निम्न कंकाली समीकरण को संतुलित करें। जैसे NaOH + HCl = NaCl + H2O
अब करें इसको संतुलित करें। आप पहले देख लेना कंकाली और या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखो यहाँ पर एक एन है, यहाँ पर भी एक एन है, यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर भी। अब हम आपको बताएं जल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जल को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ठीक है, अभी अब ऐसे समझे यहाँ पर एक OH है तो एक H जामा है, एक O जो है तो एक OH तो हो गया, और इधर एक H है तो यहाँ पर एक H रह गया, वो एक H इसको मिल गया। अब पैसे मान जल को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक OH ये हो गया और एक H हो गया, और Cl Cl भी है। मतलब ये पहले से ही संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हम और क्या कर सकते हैं, तो लिख देना उपरोक्त समीकरण पहले से ही संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या समान है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। इस टॉपिक की ज़्यादातर डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। जिस यही टॉपिक चल रहा है जहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। अब इसमें कुछ नहीं है, ये देखो पहले आप ये यहाँ से समझो। देखो यदि किसी भौतिक पदार्थ के साथ S लिखा हो तो उसकी भौतिक अवस्था ठोस या सॉलिड होती है। यदि किसी पदार्थ के साथ L लिखा हो तो उसकी भौतिक अवस्था लिक्विड या फिर द्रव होती है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ के साथ G लिखा हो, नीचे G लिखा हो तो उसकी अवस्था गैस होती है, गैसीय अवस्था होती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसीय है, अगर ये G लिखी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर S लिखा है और यहाँ पर भी S लिखा है, यहाँ पर G लिखा है, तीर के नीचे G लिखा है ये। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये अगर नीचे G लिखा है तो ये अवस्था ये ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में गर्म करोगे तो NaCO ठोस अवस्था में प्राप्त होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब गैसीय अवस्था में निकल जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है, मतलब किसी समीकरण के नीचे भौतिक अवस्थाओं के संकेत ये प्रदर्शित करते हैं कि वो कौन सी अवस्था में है। और भी चीज़ जैसे उत्प्रेरक को भी प्रदर्शित करते हैं, वो यहाँ पर दिखा नहीं है। आप आगे देख लो। अब नया टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये टॉपिक पढ़ लो, तो मतलब समझने की बात ही है, बस आप समझाओगे और याद कर लोगे तो समझ में आएगी। लेकिन ये याद करनी 90% याद करनी है और 10% समझनी है। कैसे? रासायनिक अभिक्रियाओं निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे पहली रासायनिक अभिक्रिया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। वो आप पहले ही इसके नाम से पहचान लोगे। संयोजन मतलब संयोग हो रहा है और योगात्मक मतलब योग हो रहा है। अब ये बताओ, किसी संख्या को जोड़ते हैं तो उसके चार उत्तर आते हैं। जैसे 2 + 4 = 8 आता है और 8 से आ सकता नहीं, और 2 + 4 = 6 ही रहेगा। ऐसे ही 3 3 6। अब ये भी बताओ हमें को भी 2 4 8, 2 4 और 8 कितनी होंगी? 14। अब 14 की जगह हम ऐसे लिख सकते थे क्या? 2 4 8 = 14 + 0 न, ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब एक उत्तर आता है। ऐसे इसमें वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि 2 + 2 = 6 होता है, ऐसे ही जिनके भी एक ही उत्पाद बनता है। जैसे एक उत्पाद बनना, देखो एक उत्पाद सब में उत्पाद हो रहा है। अब हम सिंपल से उदाहरण समझते जा रहे हैं। देखो सल्फर को एयर में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर मतलब गंधक, इसको गंधक कैसे कहते हैं? दिवाली होती है, वो हथौड़ी खाते हैं, हथौड़ी गाँव में वो हथौड़ी आती है तो पीला पीला सा मतलब वो पदार्थ होता है, उसको सल्फर या गंधक कहते हैं। जब इसको मारते हैं तो उसका दहन होता है वायु की उपस्थिति में। तो सल्फर जब गैस निकलती है धीमी मतलब ठीक से गैस निकलती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। अब इसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जैसे एस मतलब सॉलिड अवस्था में है, और जी मतलब O2 मतलब गैसीय अवस्था में है, और जी बनती है वो भी गैसीय अवस्था में बनती है। मतलब S + O2 = SO2। याद करनी है दोस्तों। अब इतना है कार्बन। ये कार्बन लिखा है। कार्बन को एयर में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती बात है। कैसे? C + O2 = CO2 गर्म कर रहे हैं। इसे इसको मारते हैं हथौड़ी को, तो हथौड़ी मतलब एक क्रिया होती है। अब क्रिया होती है तो क्रिया मतलब गर्म हो जाती है इसलिए वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड
प्राप्त होती है, लेकिन कोयले को गर्म करने पड़ता है। ऐसे ही शुष्क चूने को जल में मिलाने पर वजह चूना प्राप्त होता है। अब एक बात बताएं, पहले भी ये समझे CaO शुष्क चूने का सूत्र है और H2 जल का सूत्र सबको पता होगा, मतलब क्लास 8 से ही ये तो पता होगा। और CaO का होल ट्वाइस कैसे, देखो यहाँ पर एक Ca और एक O ये यहाँ से बना तो ऐसे तो हो जाएगा H2 + O2, तो मैं ऐसे ना लिख कर हमको वो पहले लिख ले रहा हूँ, ऊँचे होल ट्वाइस लगा दे रहे हैं, ऐसे हो जाता है ये। अब ये तो होगी। अब आपको देखी होगी, हम बाजार से पुट्टी लेके आते हैं कढ़ाई करने के लिए, वो पुट्टी CaO ही होती है। जब हम उसको जल में डालते हैं तो आपको पता है बड़े बड़े फूलते हैं, बहुत गर्म हो जाता है पीकर। आप किसी में भी करो, ड्राम में करें या किस में करें, वो ड्राम बहुत गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। तो वो जल में डालते हैं तो बनता है अंडे में जाके वो ये होता है वजह चूना, आप जिससे हम पुट्टी करते हैं, इससे हम पुट्टी करते हैं। अब आगे देखें। अब हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब ये हम पुट्टी डालते हैं उसमें तो CaOH बनता है, जिससे हम कलई करते हैं, कलाई करते हैं। अब कलई करते हैं तो हम इसको लगाते हैं, तो चमक कैसे आती है हमारे वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पुट्टी करने के बाद हमारे घरों पर चमक कैसे आती है। चमक कैसे आती है, तो वायु मतलब वायु है, वायु में तो निरी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कर लेता है। कैसे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एक तीर, CaCO3 प्लस H2 ये क्रिया कर लेता है उससे। क्रिया करने के बाद CaCO3 बनाता है, चूना पत्थर बनाता है, मतलब चूना बना लेता है, पत्थर बना लेता है, पत्थर। और जल होता है वो तो उड़ जाता होगा, मतलब हवा में। ऐसे ही करके चमक आती है, मतलब ये मतलब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करता है, फिर चूना पत्थर बनाता है, और चूना पत्थर ही हमारे दीवारों को चमक देता है। और चमक क्यों देता है, क्योंकि इसमें चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर में थोड़ा कलर मिला होता है, कलर चिकना होता है, और ये मजबूती भी देता है उसके लिए। मजबूती, कलर कुछ भी कह सकते हैं आप, सही जानवर घुमाने के लिए आपको मैंने बता दिया ये ऐसी होती है। अब आगे है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री ताप पर एथिलीन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराने पर एथिलीन गैस प्राप्त होती है। आपको ये पढ़ने से अच्छा हम अभी ऐसे दिखा देता आपको आ जाएगा। जैसे इसे कहते हैं एथिलीन गैस, C2H4 को एथिलीन गैस प्लस H2 को कहते हैं हाइड्रोजन गैस। अब इधर कहते हैं C2H6 को कहते हैं एथिलीन गैस। तो आप अगर समझ में नहीं, अगर तीर के ऊपर कोई निकल कुछ भी लिखा है, निकल लिख सकता है, F ही लिख सकता है, मॉल एमओ भी लिख सकता है, और नीचे 300 डिग्री ताप लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जा रही है क्रिया, और 300 डिग्री ताप पर कराई जा रही है। तो क्या बनता है, देखो यहाँ से 2H है, यहाँ 4H है, जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, तो ऐसे ही 6 हो गए यहाँ पे। C2 अलग है, है ये वो H2 का। अब उत्प्रेरक की पहचान, उत्प्रेरक की एक सिंपल सी परिभाषा है कि वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अपक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे सीधा सा उदाहरण है कि आप अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो पढ़ते आप मोबाइल चार्ज पे लगाया, आप मोबाइल देखने लगे, अब मोबाइल देखने लगे तो आपके नीचे से पापा आ रहे हैं, तो आप मोबाइल धर देंगे, मतलब कि उन्हें आने का खौफ, आपको खौफ ही, उनका खौफ ही इतना खतरनाक है कि आपने मोबाइल धर दिया, आप पढ़ाई करने लगे तेजी से, और तेजी से ये समझिए कि हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ किया तो नहीं, नाम में झप्पड़ मारने आपके साथ क्रिया नहीं की, लेकिन आपकी दर बढ़ गई। ऐसे ही ये उत्प्रेरक भी ऐसे ही होते हैं, मतलब ये क्रिया में भाग नहीं लेते, क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अब इन्होंने मतलब हम बताएं, पहले हमने जे, अब आप जे हटा दो, इतना समझो जे और जे मिलाए और जे बने, तो जे बन रहे हैं हल्के बन रहे हैं, तो हम निकल डाल दें तो और तेज बनने के लिए, मतलब ये उत्प्रेरक का काम करने लगा, उत्प्रेरक का काम करने लगा। अब दूसरी अभिक्रिया आ गई, नोट में है ये, दूसरी अभिक्रिया आ गई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का परमाणु या परमाणु समूह अन्य किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा हटा दिया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, अब इसमें प्रतिस्थापन आप जाते, स्थापन प्रति में हटाना, स्थापन में स्थान से, मतलब स्थान से हटाना, किसी पदार्थ को उसके स्थान से हटाने की क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ के परमाणु या परमाणु समूह को अन्य किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा हटा दिया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। कैसे, जैसी एक अभिक्रिया है ऐसी,
जैसे आप डालें एक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe, तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। अब आप देखें, ध्यान से देखें, ये Cu है, Cu को Fe गया यहाँ पर, पक हटा दिए, पलंग से हटा दिए इसके लिए, Cu के लिए अपना बैठ गए यहाँ पर, जो बैठ गए जो, और Cu बेचारे इधर पड़े हैं। ये हटाने की क्रिया को ही कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये यही है, देखो Cu Fe, और इसने इसको हटा दिया FeSO4 प्लस Cu। और आगे की है मैथेन की क्लोरीन गैस से क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब एक बात है, मीथेन गैस लिए और क्लोरीन गैस लेना और मैथिल क्लोराइड बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाना है, तो आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति देनी पड़ेगी, मतलब घाम में रख देना, आपका काम चल जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर एक C है और एक 4 H है, तो मतलब यहाँ से एक H उठो, एक H जाए संग हो, और यहाँ पर 3 H रह गए, जहाँ पर 2 है, एक ही जहाँ आएगा, देखो ऐसे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके साथ गया और एक H जहाँ से हट गया था पहले ही, CH3 बन गया, और जहाँ से एक H है, जहाँ एक Cl रह गया था, एक H जहाँ से आया, एक Cl जहाँ से आया, ये बना लिया, ऐसे ये क्रिया सही है। अब एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल तथा पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। देखो एथिल ब्रोमाइड के सूत्र है C2H5Br प्लस KBr पोटेशियम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और C2H4OH और KBr, तो C2H5OR को वही कहते हैं शराब, साफ भाषा में। एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड जैसे ये तो मतलब यहाँ से टूटता है, तो ये एथिल के पास गया तो KBr बन गया, और जे O है ये इसके पास गया तो H2SO4 प्लस KBr बन गया। ऐसे ही उत्क्रमणीय क्रिया अपक्रियाओं के उदाहरण है। आपको अपक्रिया की परिभाषा याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको उदाहरण भी लिखना पड़ेगा पेपर में। ऐसे आप उदाहरण लिखेंगे, अपक्रिया लिखेंगे तो आप एक उदाहरण लिख देंगे, और उदाहरण लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी में लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे। आपकी हैंड राइटिंग भी इस पर निर्भर करती है, आपकी जैसे हैंड राइटिंग होगी वैसे ही नंबर मिलते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं और पूर्ण हो जाती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम आपको सीधा सीधा उदाहरण दें, जैसे कि आप दूध से दही बनाते हैं। अब दही से तो नहीं बना सकते, मतलब कि दूध से दही बनने की क्रिया एक ही दिशा में चल रही है, मतलब एक ही बार में पूरी हो गई, पूरी जाती हैं और एक ही दिशा में चलती है, मतलब दूध से दही बनानी नहीं, दही से दूध नहीं बना सकता, ठीक है, वापस लौट के नहीं आ सकते इस क्रिया में। जैसे अब हम रासायनिक उदाहरण दिए आपको, हम रासायनिक क्रियाओं के प्रकार से उदाहरण लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है कि क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल कह सकते हैं, देखो बनता है। जैसे NaOH, जहाँ से ये NaCl है, Cl के पास गया NaCl बना लिया, और H है और HOH के पास गया तो H2O बना लिया। तो मतलब इन्होंने अपनी एक क्रिया कर ली, और ये क्रिया एक ही लंग चलती है, मतलब इधर से इधर कुछ इन चीज़ों से ये चीज़ बनाई जा सकती हैं, परंतु इन चीज़ों से ये चीज़ बनाई नहीं जा सकती हैं। अगर इनसे ये चीज़ बनाई जा सकती होती तो हम एक एरो का चिन्ह ऐसे लगा देते, लेकिन बनाई नहीं जा सकती हैं, इसलिए हमने एक ही तीर बनाया कि इनसे ये चीज़ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। जैसे 2KClO3, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है KClO3, और KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और JO2 देखो 2 है, 2KCl और 2KCl तो यहाँ आ गए, और जो 3O2 जो 2 लगा दे, जहाँ लगा दे ये यहाँ पर आ गए। ऐसे ही करके ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, मतलब हम असंतुलित रासायनिक मतलब कंकाली रासायनिक समीकरण को किसी अभिक्रिया के उदाहरण में नहीं लिखते हैं, उसको संतुलित करके लिखते हैं, जैसे जिससे कि एग्जामिनर हमको अच्छे से अच्छा नंबर दे। जैसे अब एक और है, बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट से कराने पर बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। ये कहने से कुछ समझ में नहीं आता है, इसको सिद्ध करना, लिख कर दिखाना ही समझ में आता है। जैसे बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस Na2SO4,
और 2NaCl प्लस VH4। ये कैसे हुआ? यहाँ से एक भी है, ठीक है, मतलब पहले क्लोराइड लो, यहाँ पर 2 क्लोराइड है, यहाँ पर 2Na है, और इसका सूत्र होता है NaCl। तो हमने जब जहाँ पर 2 लिखती है और जहाँ पर 2 लिखती, तो हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने गड़बड़ मालूम पड़ रही तो हमने यहाँ लिख दिया 2, बस। ऐसे वी यहाँ पर एक है, SO4 भी एक है, तो VSO4 एक हो गया। ऐसे ही होता है ये सब। अब ये उदाहरण और है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड बनता है। कैसे? NaCl को आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, प्लस AgNO3 को जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट होता है, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है। कैसे हुआ ये सब? देखो, Na एक NaNO3 के पास गया, NaNO3 बना लिया। ऐसे ही AgCl के पास गया तो AgCl बना लिया। अब आप ये क्यों ना कह रहे हैं कि हम Cl को पीछे लिख दें और Ag को बाद में लिख दें? ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सूत्र के अनुसार धातु इनसे पहले आती हैं। जैसे ये धातु है, ये धातु है, और धातु धातु चैप्टर हम आपको तीसरे चैप्टर में पूर्णतः डिस्कस कराएंगे। अब आ जाओ उत्क्रमणीय क्रियाएं, ये उनकी अपोजिट है अनुत्क्रमणीय क्रिया। अनुत्क्रमणीय क्रियाएं एक दिशा से दूसरी दिशा में चल सकती हैं, नहीं चलती हैं। ये एक दिशा से दूसरी दिशा में चल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, हम पहले ये पढ़ लेते हैं। वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती हैं। जैसे हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। और हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में हम क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले तो आप मान लो कि ये एक टैंक है, क्या टैंक, और टैंक में हमने NH2 डाल दी और हाइड्रोजन गैस डाल दी, और डालने के बाद हमने इसको Fe उत्प्रेरक डाल दी और Me उत्प्रेरक वर्धक डाल दी, और इसको बंद कर दिया और हिलाया। अब इसमें क्रिया हुई तो इससे मतलब NH2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनेगी, और ये डबल तीर लगाया, मतलब इससे ये भी बन सकती है और इससे ये बनेगी। तो मतलब ये हजारों सालों तक चलता रहेगी, क्योंकि इसके अंदर से कोई उत्पाद किधर जाएगा भी नहीं। तो ये चलती रहेगी, कोई ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि इनसे ये बने, ये इनसे ये बन पाएगा ही था, मतलब पाएगा तो ये इनसे ये बना देंगी, मतलब जो उत्पाद कभी ख़त्म ना होगा। ऐसी क्रियाएं। और एक और है BCl3, जे भी ऐसे ही है। अब PCl PCl4 और PCl5 का वियोजन भी ऐसे ही होता है इनका। देखो, PCl5 वियोजन अपक्रिया हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। वियोजन अपक्रिया भी उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। अब जिनको हम PCl5 को डबल तीर लगा देते हैं, मतलब उत्क्रमणीय अपक्रिया, और PCl3 पर Cl2 बनता है। आप कैसे? देखो, एक PCl3 यहाँ से हटा तो यहाँ रह गया, तो यहाँ पर Cl2 बन गया, Cl2 या Cl2 अलग हो गया। अब इनके जो डबल तीर लगा है, इसके कहने का मतलब ये है कि इससे ये पदार्थ बनाए जा सकते हैं और इससे ये पदार्थ बनाए जा सकते हैं। मतलब इसमें अभिकारक उत्पाद दोनों ही बदलते रहते हैं। जैसे अभी 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 ये उत्पाद, ये अभिकारक है, अभी ये उत्पाद है, लेकिन कुछ समय के बाद ये क्रिया संपन्न नहीं होगी, और फिर इसके बाद ये अभिकारक हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएगा, मतलब बदलते रहते हैं। और हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसे हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण है। जैसे H2 प्लस I2 हाइड्रोजन और आयोडीन, डबल तीर लगा है, ये डबल तीर दिखाई नहीं दे रहा है, ये डबल तीर है, ठीक है, डबल तीर 2HI, जो हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र होता है। और आयरन की वाइटर से क्रिया, ये अब क्रिया मैंने आपको बता दी, ये डबल तीर, जहाँ डबल तीर होगा ये डबल तीर है, ठीक भैया, ठीक है दोस्तों, ये डबल तीर है, ये डबल तीर है। जैसे Fe है, Fe प्लस H2, और Fe3O4 प्लस 4H2 सही है, 3Fe प्लस 4H2 और Fe3HO4। अब देखो, अब हम आपको ये बता दीजिए महत्वपूर्ण जानकारी की, जो आयरन है, हम आयरन को ठोस लेते हैं और एक भट्टी में जल को हम लिक्विड अवस्था में लेते हैं, मतलब द्रव अवस्था में लेते हैं, इसको गर्म करते हैं और भाप बनाते हैं, और भाप को आयरन की जो सरिया न होती, सरिया के ऊपर छोड़ते हैं, मतलब आयरन को उस भाप में डाल देते हैं, उस गैस में डाल देते हैं। तो इसकी इससे क्रिया होती है, तो फॉस्फोफेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है फॉस्फोफेरिक ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये भी प्रक्रिया एक भट्टी में होती है, भट्टी में तो कोई पदार्थ के तेजी से कहीं जाएगा भी नहीं,
गैस भी नहीं जाएगी। तो ये क्रिया इनसे ये बनता है, तब बोला तो इनसे ये बन जाता हुआ, मतलब ये क्रिया संपन्न नहीं होती है। और अपघटन अपक्रिया, अब अपघटन और वियोजन अपक्रिया एक ही है, मतलब बे अपक्रियाएं, बे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, मतलब ये कि एक दिशा में चलती हैं, दो दिशा में नहीं चलती हैं। देखो लिखा है बे अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं, मतलब साफ साफ लिखा है कि ये अपक्रियाएं एक दिशा में चलती हैं, दो दिशा में चलती ही नहीं है। वे अपक्रिया जी, ये अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अतः वे अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अपने अणुओं में टूट जाता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती हैं। और जब यह अपघटन ऊष्मा के प्रभाव से होता है तो इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, और जब यह अपघटन विद्युत के प्रभाव से होता है तो विद्युतीय अपघटन कहते हैं। कैसे? जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जो हमने पीछे उदाहरण ले लिया, 2KClO3 डबल तीर, एक तीर मतलब क्यों ने कहा कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्रिया 2KCl + 3O2। अब ये होता है ऊष्मा, इसमें हम जब इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है, तो मतलब ऊष्मा का प्रभाव दे रहा है, तो इसलिए कौन सा अपघटन है? ऊष्मीय अपघटन है। ऐसे ही दूसरा FeSO4, ये है, ये मतलब मैंने आपको समझा दिया था इसलिए ये नहीं बताया। और ये है FeSO4, FeSO4 को कहते हैं फेरस सल्फेट कहते हैं। अब फेरस सल्फेट का विघटन करते हैं, ये वैद्युत वियोजन है, कि हम इसमें वैद्युत धारा प्रभावित करते तभी टूटता है। कैसे? Fe है 2FeSO4 और 2FeO + SO2 + SO3। कैसे? देखो 2Fe तो FeO है, और यहाँ से 3 है, मतलब जहाँ पर कितने हो गए 8 हो गए, तो यहाँ से एक को ले लिया हमने, इसमें जोड़ दिया, मैं 2 ओ ले लिया इसमें जोड़ दिया। 2 ओ क्यों ले लिया कि जहाँ पर 2 जो लगा है, 2 ओ ले लिया इससे जोड़ दिया। अब यहाँ 6 ओ रह गए, और जहाँ पर 2 ऐसे रह गए तो ऐसे बांट दी, और 2 इसमें ले लिए और तीनों हिस्से दे दिए, तो 5 ओ हो गए, 5 ओ हो गए। सही है बच्चों, आज के लिए ही बस इतना। अगले जो पार्ट 2 होगा उसमें हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, किंतु आज वियोजन अपक्रियाओं से हम अगले पार्ट में शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही है बस। लेकिन आपको ये एक बात नहीं भूलना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक भी दें।